आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये हमारे शिक्षण अधिगम की क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, वो चाहे एग्जामिनर को आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछना हो या फिर पूछना हो वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में। तो दोस्तों, इन तीनों सेक्शन में से किसी भी एक या फिर दो क्वेश्चन एक ही एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बिना आपका एग्जामिनर समझ लो कि आपके एग्जाम पेपर को पूरा नहीं समझता। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और आज ही की वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारा शिक्षण अधिगम का सिलेबस अपने चरम सीमा पर है, यानी लास्ट स्टेज में है। इसके बाद एक दो और क्लासेस में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है, फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फटाफट से शुरुआत करते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में जानने की। दोस्तों, अपेक्षित अधिगम स्तर को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। क्या होता है ये? जिनमें किसी विशेष कक्षा या शिक्षा स्तर के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता की प्राप्ति अपेक्षित हो। ये अर्थ होता है अपेक्षित अधिगम स्तर का। क्या? जिनमें किसी विशेष कक्षा या शिक्षा स्तर के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता की प्राप्ति अपेक्षित हो। यानी जो हमने छात्रों के लिए उनका पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उसमें हम मानते हैं, अपेक्षा करते हैं कि छात्र को पूर्ण दक्षता प्राप्त हो गई है। ठीक है। अब जेन्युइन बात है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आने वाला है कि अपेक्षित का मतलब क्या है, अधिगम का मतलब क्या है, स्तर का मतलब क्या है। तो कोई बात नहीं, हम आपको बिल्कुल क्लियर वे में समझाएंगे। दोस्तों, अपेक्षित अधिगम स्तर तीन शब्दों से मिलकर बना है, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। इन तीनों का अलग अलग करके पहले हम इनका मूल जो उसका रूप है शब्द का वो जान लेते हैं। अपेक्षित का अर्थ होता है निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की अपेक्षा या आशा की जाती है। यानी जैसे हम किसी सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे के पास जाते हैं तो हम क्या आशा करते हैं कि इसको गिनतियाँ और ऐसे अनार ABCD वगैरह इसको आती है। ये चीज़ हम आशा करके या अपेक्षा करते हैं कि इसको ये चीज़ तो आती ही होगी। तो ये होती है निर्धारित न्यूनतम दक्षता, यानी कम से कम इतना तो इसको पता ही होगा अगर ये सेकंड क्लास में है। ये तो हो गया अपेक्षित का मतलब, यानी आशा करना, अपेक्षा करना। आपको समझ आया? अब बात करेंगे अधिगम की। अधिगम तो आप पहले से ही जानते हैं, यानी लर्निंग, सीखना। अधिगम अर्थात सीखना या ज्ञान ग्रहण करना, समझ, कौशल व व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और स्तर यानी लेवल, उपलब्धि का स्तर या संप्राप्ति का स्तर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आए? अपेक्षित का मतलब होता है यानी निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिसकी प्राप्ति की अपेक्षा की जाए, और अधिगम का अर्थ होता है सीखना या ज्ञान ग्रहण करना, और स्तर का अर्थ होता है उपलब्धि या संप्राप्ति का स्तर, लेवल। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया? इस प्रकार अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। अधिक से अधिक सीखने की कोई सीमा नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को उसकी क्षमता, रुचि, गति के अनुसार सीखने का उपयुक्त अवसर व वातावरण सुलभ कराया जाए। ठीक है दोस्तों, और प्राथमिक शिक्षा बाल विकास व राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। अतः शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से लिंग, जाति, धर्म के भेदभाव के बिना सभी वर्गों की पहुंच शिक्षा तक संभव हो सके। इसलिए इसकी शुरुआत की गई। किस लिए? शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई, और लिंग, जाति और धर्म के आधारित जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए और प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए अपेक्षित अधिगम की शुरुआत की गई। हमने जान लिया है अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जहां पर अपेक्षित अधिगम स्तर का प्रयोग किया जाता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को सीखने के विविध अवसर उपलब्ध कराकर
उनके अनुभव को समृद्ध करता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया पश्चात उस विषय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अनुभव ही अधिगम अनुभव कहलाते हैं। एक ही पर्यावरण परिस्थिति परिवेश प्रस्तुत करने पर भी दो विद्यार्थी के अधिगम अनुभव भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अनुभव के समृद्ध होने पर ही सीखने की सफलता निर्भर है। इसके कुछ क्रियाकलाप निम्नलिखित हो सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इसके क्षेत्र निम्नलिखित है। कौन कौन से क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है अपेक्षित अधिगम स्तर? तो वे क्षेत्र है पढ़ना, लिखना, विचार विमर्श करना, निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, तुलना करना व तर्क करना या फिर निष्कर्ष निकालना। ये सभी क्षेत्र होते हैं शिक्षण अधिगम स्तर के या फिर अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ कौन कौन से क्षेत्र है। अब हम जानेंगे कि अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में क्या महत्व है। दोस्तों ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है आपको समझाने के लिए कि अगर रिपीट होता है तो आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम में के पुनर्बलन में क्या महत्व है। सबसे पहले जानते हैं पुनर्बलन क्या होता है। दोस्तों पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना, अर्थात छात्रों के सफल प्रयासों को प्रेरित व उत्साहित करने के लिए उनकी प्रशंसा करना। पुनर्बलन मानसिक रूप से छात्रों को प्रोत्साहित करने की कला है, जिसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को आवश्यकता अनुसार व अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर, आनंददायी एवं सुगम बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और निर्धारित पाठ्य वस्तुओं को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षक शिक्षण के अतिरिक्त विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करता है और बच्चों को विषयवार निर्धारित दक्षताओं में कुशल बनाता है। दक्षताओं के विकास में न केवल विद्यालय बल्कि घर, परिवार व छात्र का परिवेश समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। जिन छात्रों की सामाजिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि शैक्षिक दृष्टिकोण से ठीक होती है, उनके अभिभावक बच्चों की शिक्षा के प्रति अत्यधिक जागरूक होते हैं। उन बच्चों में शैक्षिक दक्षताओं के विकास में सरलता रहती है। विद्यालय में वह कक्ष में पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य मुख्यतः शिक्षक का है। अतः शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के प्रति एक सही एवं प्रशंसनीय कार्य को सराहे एवं सभी के समक्ष प्रदर्शित भी करे। इसके लिए उसे शाब्दिक व अशाब्दिक पुनर्बलन व पुरस्कार, प्रशंसा जैसे सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे छात्र कक्षा में सक्रिय रहते हैं और उनका उत्साहवर्धन भी होता है। इससे हमने क्या सीखा कि पुनर्बलन दो तरह से हो सकता है, शाब्दिक भी अशाब्दिक भी। शाब्दिक कैसे कि उसे बोलना, बच्चे की प्रशंसा करना कि वाह तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। या फिर अशाब्दिक किस तरह से उसकी पीठ थपथपाना, उसके सर पर हाथ रखना, इस तरह से हम पुनर्बलन प्रदान करते हैं किसी बच्चे को, जिससे क्या होता है कि बच्चे का उत्साहवर्धन होता है और बच्चे कक्षा में सक्रिय रहते हैं और बहुत ध्यान लगाकर चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने समझा कि अपेक्षित अधिगम स्तर में पुनर्बलन का आवश्यकता कहाँ होती है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि अधिगम अनुभवों के प्रकार बताइए। वैसे तो आपको उसमें नाम ही लिखने थे, लेकिन हम नाम के साथ साथ उनके डिटेल में जान भी लेते हैं कि ये क्या होता है। बाय चांस आपके एग्जाम में आया तो आप लिख कर आओगे। तो दोस्तों अधिगम अनुभव के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक अधिगम अनुभव। आपको याद हुआ, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 प्रकार के अधिगम के अनुभव होते हैं। ज्ञानात्मक क्या होता है? ज्ञानात्मक अनुभव के अंतर्गत उन बातों का सीखना शामिल है जिनका संबंध ज्ञान व बोध के साथ साथ मानसिक क्रियाओं से अधिक होता है, जैसे जानना, समझना, चिंतन, तर्क, कल्पना, विश्लेषण लगाना। ये ज्ञानात्मक अनुभव का मूल्यांकन उन विभिन्न विषयों में पढ़ना, लिखना, अभ्यास कार्य की जांच, संशोधन, इकाई प्रशिक्षण आदि इन सब में आयोजन करके किया जाता है ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव का प्रयोग। अब जानते हैं भावात्मक अधिगम अनुभव कैसा।
छात्रों के संवेगात्मक विकास की दृष्टि से भावात्मक अधिगम अनुभव का प्रयोग किया जाता है। इन अनुभवों का संबंध छात्रों के उन सभी व्यवहारों, आदतों, रुचियों से है जो उनके चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व के विकास में विशेष भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा छात्रों में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, सहभागिता, उत्तरदायित्वता, सच्चाई तथा देश प्रेम की भावना का जागृत होता है या जागरण होता है। ठीक है, भावात्मक यानी जो भावों के द्वारा प्रदर्शित हो सके। कैसे भाव होते हैं? या तो सहभागिता का भाव होना, समयबद्धता का, स्वच्छता का भाव होना। ठीक है, आपको समझ आया? अब देखते हैं क्रियात्मक अधिगम अनुभव। क्रियात्मक अधिगम अनुभव छात्रों के शारीरिक एवं मांसपेशीय विकास में सहायक होते हैं। यह छात्रों की कल्पनात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। इसमें किसी कार्य के अच्छे तरीके से करने का ढंग, किसी वस्तु के निर्माण का कौशल तथा शारीरिक कार्य जैसे खेल कूद, पीटी, योगासन व अन्य क्रियाएं शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बच्चे के शारीरिक व मांसपेशीय विकास में अधिक बल दिया गया है, अधिक सहायक माना गया है क्रियात्मक अधिगम अनुभव को। और भावात्मक में क्या था? उसके भावों को अधिक विकास करने पर बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इन्हीं तीनों के माध्यम से या इन्हीं तीनों की सहायता से क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, आज हमने पढ़ा अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में, इसका अर्थ क्या होता है और ये किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, उनका अलग अलग शब्द मूल क्या है, ये सब हमने जाना। उसके क्षेत्र के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, और इसमें पुनर्बलन किस तरह से सहायक होता है, आवश्यक होता है, ये हमने जाना। दोस्तों आज का आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अपेक्षित अधिगम स्तर को अगर हम अलग अलग करके देखें तो इनका क्या मीनिंग होता है, और आपको ये भी बताना है कि इसके अनुभवों को कितने प्रकार में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी बातों को मैं देती हूँ यहीं पे विराम। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।